एवरीवन, वेलकम अगेन टू एक्सटेंड। सो हम अपनी वीडियो में क्लास 9 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 कवर कर रहे थे और इस वीडियो के एक पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने नियोलिथिक पीरियड तक, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो नियोलिथिक पीरियड आया वहाँ तक हमने इस चैप्टर को कवर कर लिया था। इसके बाद जो हमें स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम फटाफट टाइमलाइन रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री को हमने कल्चर के बेसिस पे, लास्ट जो हमने वीडियो में पढ़ा था कि कल्चर के बेसिस पे, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, टूल्स के बेसिस पे हमने सिविलाइजेशंस को या हिस्ट्री को अलग अलग एज में, अलग अलग एराज में क्लासीफाई किया है। जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहले कौन सी एज आई, पैलियोलिथिक एज। देन उसके बाद आई मेसोलिथिक एज। देन उसके बाद आई नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, मेसोलिथिक एज को लेट स्टोन एज और नियोलिथिक को न्यू स्टोन एज। और हमने पढ़ा था कि इन स्टोन, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक में यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ हो रहा था, चीज़ों को बनाने के लिए स्टोन का यूज़ हो रहा था। क्लियर। देन हमने पढ़ा कि नियोलिथिक के बाद कौन सी एज आई हमारे पास, कौन सा फेज़ आया, चालकोलिथिक फेज़। चालकोलिथिक फेज़ में स्टोन के साथ साथ किसका यूज़ होने लगा, कॉपर का भी यूज़ होने लगा। ठीक है। देन चालकोलिथिक फेज़ के बाद जो हमारी आती है वो आती है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। क्लियर। और हमने पढ़ा था कि जो पहला मेटल जिसका यूज़ होना स्टार्ट हुआ था वो कौन सा था, कॉपर था। यहाँ तक क्लियर। हमने पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ लिया था, मेसोलिथिक एज के बारे में पढ़ लिया था, हमने नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ लिया था। इनके फीचर्स पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, स्टोन का कैसे यूज़ होता है, किन किन चीज़ों को बनाने में, चीज़ों को मीट कट करने में, बोन्स को ब्रेक करने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कहाँ पे इनका यूज़ होता था। देन कैसे फार्मिंग हुई, फार्मिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। देन फार्मिंग लोगों ने करनी स्टार्ट की, कल्टीवेशन स्टार्ट किया तो सेटल्ड लाइफ एमर्ज हुई, क्योंकि उससे पहले हंटिंग गैदरिंग लोग करते थे, है ना। तो सेटल्ड लाइफ क्यों एमर्ज हुई, क्योंकि क्रॉप्स की देखभाल के लिए उन्हें एक जगह रुकना पड़ा, उसको ग्रो करने के लिए हार्वेस्टिंग तक उन्हें रुकना पड़ा, तो सेटल्ड लाइफ एमर्ज हुई। देन उसके बाद चालकोलिथिक फेज़ आया जहाँ पे स्टोन के साथ साथ कॉपर यूज़ हुआ, यानी कि पहला मेटल का यूज़ शुरू हुआ। अब देखो, कॉपर पहला मेटल था जिसका यूज़ होना शुरू हुआ था और हिंदुइज्म में कॉपर को सेक्रेड माना जाता है, पूजा वगैरह में यूज़ होता है ना कॉपर। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो अभी हम पढ़ेंगे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में स्पेशली। इसके बाद कौन सी एज आई, ब्रॉन्ज एज आई। इसी एज में ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोला जाता है इसको। यहाँ पे कॉपर और टिन का यूज़, इनको मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाने लगा, उसका वाइड स्प्रेड यूज़ हमें देखने को मिला है यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। क्लियर। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ गए थे हम। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो नियोलिथिक वे एमर्ज हुई लास्ट पीरियड में, वे लास्ट क्लास में हमने वही कवर किया था। सो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो नियोलिथिक वे है
वो लगभग 7000 BCE में एमर्ज हुई, और ये एमर्ज हुई थी मेहरगढ़ करके एक साइट है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के फुट हिल्स में। यहाँ मैप आप लोग देख रहे होंगे, मेहरगढ़, यहाँ पे ये नियोलिथिक वे ऑफ लाइफ एमर्ज हुई थी। इसके बाद ये मिडल और अपर इंडस वैली वाले रीजन में स्प्रेड हुई, फिर यहाँ से फर्दर ईस्टवर्ड इसका एक्सपेंशन हुआ, ये नियोलिथिक वे ऑफ लाइफ स्प्रेड हुई। अच्छा, यहाँ पे कुछ सेटलमेंट्स ने कॉपर ओर को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया था अराउंड 4000 BCE। ठीक है, इसीलिए क्योंकि कॉपर ओर को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया था 4000 BC के अराउंड, स्टोन ये पहले से यूज़ कर ही रहे थे, इसलिए यही साइट्स अर्लीस्ट चालकोलिथिक साइट्स बनी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और यहीं से ब्रॉन्ज एज की शुरुआत हुई। क्लियर। अब ऐसे और भी कई सारी साइट्स हैं जो बहुत फेमस साइट्स हैं, जिनका नाम हम आगे हिस्ट्री में बार बार पढ़ेंगे। जैसे धोलावीरा बहुत फेमस साइट है, मोहनजोदारो तो सबने सुना ही होगा, कालीबंगन एक बहुत फेमस साइट है, लोथल बहुत फेमस साइट है। क्लियर। राखी गढ़ी बहुत फेमस साइट है। तो ये नाम हम बार बार पढ़ेंगे आगे भी, आगे की क्लासेस में भी, हायर क्लासेस में भी हिस्ट्री में बार बार हमें नाम सुनने को मिलेंगे, स्पेशली अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो। ठीक है, तो अभी इस सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि सिविलाइजेशंस का एमर्जेंस कैसे हुआ 2600 BC तक आते आते। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये मैच्योर फेज़ में कैसे आई, यहाँ से तो हड़प्पन अर्ली सिविलाइजेशन है, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई, कैसे ये प्री मैच्योर फेज़ में थी, देन इसका मैच्योर फेज़ पढ़ेंगे। क्लियर। देन इसके डिक्लाइन को लेके जो जो थ्योरीज़ वगैरह चलती हैं। तो जो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हमने अभी पढ़ा कि 4000 तक आते आते यहाँ पे कॉपर का एक्सट्रैक्शन होने लगा था, देन ब्रॉन्ज एज की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ से अर्ली हड़प्पन फेज़ स्टार्ट हो गया था 4000 BC से 2500 BC तक, ये अर्ली हड़प्पन वाला फेज़ है। 2500 BC के अराउंड इस सिविलाइजेशन का मैच्योर फेज़ स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। तो क्योंकि ये कॉपर टूल्स का यूज़ करने लगे थे एज़ कम्पेयर टू अर्लियर यूज्ड स्टोन टूल्स। ठीक है, तो कॉपर टूल्स का यूज़ करने लगे थे तो प्रोडक्टिविटी इनकी इंक्रीज़ हो गई थी। इंडस और घग्गर सरस्वती प्लेन जो है, वहाँ पे प्रॉस्पेरस सेटलमेंट्स डेवलप होने लगी थी, लार्ज स्केल पॉटरी मेकिंग होने लगी थी। और पॉटरी भी ऐसा नहीं था कि एक ही तरीके की हो रही है, उसमें भी रीजनल स्टाइल्स डेवलप हो रहे थे, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके की स्टाइल की पॉटरी होती थी। ठीक है, बलूचिस्तान और इंडस रीजन में हमें चालकोलिथिक साइट्स मिलती हैं। प्री हड़प्पन फेज़ की कुछ साइट्स हैं, भिराना और कुनाल, ये साइट्स हैं जिनकी जब हमने डेटिंग करी तो ये 7000 से 5500 BC के अराउंड की साइट्स निकली। हमें एक यूनिफाइड हड़प्पन कल्चर मिला है जब हमने इस कल्चर को स्टडी किया, और उसमें भी रीजनल ट्रेडिशंस थे, ऐसा नहीं था कि सिमिलर ट्रेडिशन थे, उसमें भी मतलब रीजनल ट्रेडिशंस डेवलप हो रहे थे। यूनिफाइड कल्चर के अंदर भी अलग अलग रीजन के अलग अलग ट्रेडिशंस। कल्चर सबका हड़प्पन था, जिस कल्चर ने सबको यूनाइट करके रखा हुआ था। देन इस सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का जो मैच्योर फेज़ है वो 2500 BC तक डेवलप हो जाता है, यानी ये सिविलाइजेशन अपने मैच्योर फेज़ में आ जाती है। ठीक है, तो ये कल्चरल कंटिन्यूटी भी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे मिली हुई, इस साइट से मिली हुई चीज़ों में। हमें पता है ना कि हमें पता कैसे चल रहा है इन साइट्स के बारे में, पता कहाँ से चल रहा है, हमें साइट्स से जो चीज़ें मिली हैं, जो आर्कियोलॉजिकल जो हमें ऑब्जेक्ट्स मिले हैं एक्सकेवेशन में, उनकी स्टडी के बाद हमें इन चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। हमने उनकी हेल्प से हिस्ट्री को वापस रिकन्स्ट्रक्ट किया, तब जाके हमें इन चीज़ों का पता चल रहा है। ठीक है, और इस हड़प्पन फेज़ के जो कॉमन फीचर्स थे वो क्या क्या थे, पॉटरी ट्रेडिशन, स्टोन बीड्स बनाए जाते थे, शेल बैंगल्स बनाए जाते थे, टेराकोटा के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। टेराकोटा होती है मिट्टी जो होती है, उसको आग में पका के
उसको टेराकोटा बोलते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, कॉपर का काम होता था। ठीक है। और इस फेज़ में क्या नए डेवलपमेंट्स होने लगे, फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स होने लगी, मतलब सेटलमेंट्स के आसपास दीवार बनाने जाने लगी, पेरीमीटर वॉल्स बनाने जाने लगी, सील्स बनने लगी। अर्ली हड़प्पन स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ इसी फेज़ में। और ये स्क्रिप्ट लार्जली कैसी थी, हमने पढ़ा था, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अब वो सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट ही नहीं थे, बल्कि आर्ट एंड क्राफ्ट में भी बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोग थे। ठीक है। तो पॉटरी जो है वो एक मेजर क्राफ्ट प्रोडक्ट था उस टाइम पीरियड का, जो इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा था। अलग अलग शेप की, अलग अलग डिज़ाइंस की पॉटरी हमें मिलती थी अलग अलग रीजन्स में। अभी हम ऊपर पढ़ के आए ना, पॉटरी में भी रीजनल ट्रेडिशंस थे, रीजनल वैराइटीज़ थी। तो अलग अलग शेप की, अलग अलग डिज़ाइन की पॉटरी हमें मिलती थी। और कौन कौन से अर्ली डेवलपमेंट्स थे, दूसरे क्राफ्ट वर्क जैसे कॉपर का काम होता था, शेल वर्क होता था, सेमी प्रीशियस स्टोन बीड्स बनाए जाते थे। और बीट प्रोडक्शन का एविडेंस कहाँ से मिला है हमें, कौन कौन सी साइट्स मिली हैं, हड़प्पन साइट, हरियाणा में कुनाल एक साइट है, दतराना में जो गुजरात में पड़ता है वहाँ एक साइट है। यहाँ से हमें एविडेंसेस मिले हैं कि भाई बीट का भी प्रोडक्शन हुआ करता था। ठीक है। ग्राफिटी हमें मिली है पॉटरी के ऊपर और अर्ली सील्स के ऊपर। मतलब ग्राफिटी क्या होता है, जब हम किसी हार्ड सरफेस के ऊपर इस तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट की ड्राइंग वगैरह लिख देते हैं, एक्सकेवेशन टाइप कर देते हैं, तो उसको ग्राफिटी बोलते हैं। तो ये हमें सील्स के ऊपर से, पॉटरी के ऊपर से मिला है, जहाँ पे ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस थे, एनिमल्स के डिज़ाइंस थे। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखो कितना था, टिन और कॉपर को मिक्स कर रहे हैं वो लोग, टिन का एक्सट्रैक्शन कर रहे होंगे कहीं से, कॉपर को ले रहे होंगे कहीं से, और तब जाके उसको मिक्स करके उसका यूज़ कर रहे हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ, टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, प्लस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ। उसकी वजह से राइज हुआ किसका, अर्बन सेंटर्स का, मतलब अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है। और ये तो हमें पता ही है ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोला जाता है, पहला अर्बनाइजेशन बोला जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, फर्स्ट अर्बनाइजेशन। ठीक है। इसके बाद सेकंड अर्बनाइजेशन कब हुआ, जो महाजनपदास वाला फेज़ आता है, क्लियर, बुद्धिज़्म जैनिज्म वाला जो फेज़ आता है, वो आगे हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में। तो कॉपर वर्क होता था, शेल वर्क होता था, सेमी प्रीशियस स्टोन के बीड्स बनाए जाते थे, ग्राफिटी वर्क होता था, एनिमल मोटिव्स पढ़ा है ना मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में, जो स्क्रिप्ट थी सील्स के ऊपर लिखा जाता था। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा एडवांस थी, आज से लगभग 4-5 हज़ार साल पहले पुरानी सिविलाइजेशन है ये, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन थी। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कितना ज़्यादा एडवांस था, यहाँ की सिटी प्लानिंग, सैनिटेशन को लेकर लोग कितना ध्यान रखते थे, जो हमें साइट से मिला है एक्सकेवेशन के बाद। डॉकयार्ड तक हमें यहाँ पे मिला है, जहाँ पे आके गुड्स की लोडिंग अनलोडिंग होती थी। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, स्टोरेज टैंक्स हमें मिले हैं, जहाँ पानी को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था, तो ताकि पानी की वेस्टेज भी ना हो सके, उसको स्टोर किया जा सके और ज़रूरत के टाइम पे यूज़ किया जा सके। तब आज से 4-5 हज़ार साल पहले के लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस थी। फील्ड्स की प्लोइंग करते थे उस टाइम पे भी। देखो कालीबंगन में जो हमें साइट मिली है, वहाँ पे हमें क्या मिला है, एक फील्ड के अंदर फरोज मिले हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और इससे हमें पता चलता है कि वहाँ डबल क्रॉप कल्टीवेशन होता था, 2 तरीके की क्रॉप उगाई जाती थी,
जैसे सीजनल क्रॉप्स उगाई जाती है ना, राबी और खरीफ, आज के टाइम में भी प्रैक्टिस होती है, उस टाइम पे भी ऐसा होता था। उनका अपना स्टैंडर्ड सिस्टम था वेट करने का भी और मेजरमेंट करने का भी। इवन प्लैंड सेटलमेंट्स थी। इवन अभी हम जब आगे की सिविलाइजेशंस पढ़ेंगे ना, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, चाइनीज़ सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि ये लोग उनसे भी ट्रेड करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, कितनी एडवांस इकोनॉमी थी। इंटर रीजनल ट्रेड थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ही, पूरी सिविलाइजेशन के अंदर ही आपस में भी ट्रेड हुआ करता था। और दूसरी उस रीजन के अंदर दूसरी सेटलमेंट्स के साथ भी ट्रेड हुआ करता था, इंट्रा रीजनल इंटर रीजनल। बाइनरी मल्टीपल सिस्टम फॉलो किया जाता था वहाँ पे, दो तरीके का मल्टीपल सिस्टम, जो स्मॉल यूनिट्स हैं और जो लार्ज यूनिट्स हैं उनके लिए 10 का मल्टीपल सिस्टम। क्यूबिकल स्टोन वेट्स हमें मिले हैं बहुत सारी साइट्स पे, तो इस तरीके के। क्लियर। अभी ये तो हुआ ब्रॉन्ज एज, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर डेवलप हुई, जो सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज का यूज़ करती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। अब इंडिया के बाहर और कौन सी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस के बारे में हमें पता चला। हमने क्लास 6 में पढ़ लिया था हड़प्पन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में, और उसके फीचर्स के बारे में भी 6 में ही पढ़ चुके थे वैसे तो हम, कि वेल प्लान्ड सिटीज़ थी वहाँ पे, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम्स बहुत बढ़िया तरीके के थे वहाँ, स्टैंडर्ड वेट और मेजरमेंट सिस्टम था, स्टोन बीड्स का यूज़ होता था, इंस्क्राइब्ड सील्स मिली हैं, उसकी अपनी एक स्क्रिप्ट थी। तो यहाँ पे अब हम दूसरी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस भी पढ़ेंगे। जैसे 3 मेजर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन हैं। कंटेम्प्रेरी मतलब अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो बाकी ये 3 कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन भी किसी और रीजन में डेवलप हो रही थी या प्रॉस्पर कर रही थी। ठीक है, तो ये सारी सिविलाइजेशंस सेम टाइम पे फ्लरिश कर रही थी, इसलिए इनको बोला जाता है कंटेम्प्रेरी। क्लियर। तो कौन कौन सी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और चाइनीज़ सिविलाइजेशन, और साथ साथ इनके फीचर्स को भी पढ़ेंगे। भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हम पढ़ चुके हैं, बाकी 3 ये पढ़ेंगे, तो टोटल 4 सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अच्छा, जैसे अभी भी जब हम फिजियोग्राफिक रीजन्स पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जो ज़्यादातर ह्यूमन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो हमें रिवर्स के आसपास देखने को मिलती है ना, क्योंकि रिवर्स से ह्यूमन बींग्स को प्रॉपर रिसोर्सेज मिलते हैं। ऐसे ही जब हम अर्लियर सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखेंगे कि ये सिविलाइजेशंस भी रिवर्स के अराउंड ही डेवलप हुई। जैसे इंडस वैली या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज वाले रीजन में डेवलप हुए। ठीक है, सिंधु और उस जो आसपास की रिवर्स थी उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, सरस्वती रिवर वगैरह। ऐसी जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे, वो यूफ्रेट्स और टाइग्रिस रिवर के अराउंड डेवलप हुई। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के अराउंड डेवलप हुई, और चाइनीज़ सिविलाइजेशन हुआंगे बेसिन के अराउंड डेवलप हुई। तो रिवर्स इतनी इम्पोर्टेंट रही हैं सिविलाइजेशंस के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। हमें ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट पे मिलते हैं इनमें आपस में, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये क्योंकि आपस में पास पास लाई करती थी, तो इनमें आपस में स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट्स मिले हैं ट्रेड के। वहीं इजिप्शियन सिविलाइजेशन और चाइनीज़ सिविलाइजेशन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इन दोनों सिविलाइजेशन का इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कम मिला है, क्योंकि ये थोड़ी दूर थी। क्लियर। ज्योग्राफी ने इन सिविलाइजेशंस को शेप किया, रिवर्स ने यहाँ पे लाइफ को सपोर्ट किया,
एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया, ट्रेड को, अर्ली अर्बन ग्रोथ को, तो रिसोर्सेज तो थे ही ना, कैसे सपोर्ट ना मिलता। तो अब हमारी दूसरी सिविलाइजेशन है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इन चारों में से जो सिटी बेस्ड, सबसे पहली सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन रही है, सिटीज़ जहाँ पे डेवलप हुई चारों में से, वो कहाँ पे हुई? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हुई। तो अर्लीस्ट सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन थी ये। मेसोपोटामिया का ये ग्रीक टर्म है, इसका मतलब होता है लैंड इन बिटवीन, लैंड इन बिटवीन टू रिवर्स। ठीक है, लैंड ड्रेन बाय टू रिवर्स। कौन कौन सी रिवर्स हैं? यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस रिवर। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये यूफ्रेट रिवर है और ये टाइग्रिस रिवर, और इसी के अराउंड ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डेवलप हुई पूरी। आज का अगर हम मॉडर्न रीजन देखें तो इराक, कुवैत, टर्की और साउथ वेस्टर्न ईरान का कुछ पार्ट लाई करता है यहाँ पे, जहाँ पे सिविलाइजेशन थी। अच्छा, फुट हिल्स थे माउंटेन्स के, जैग्रोस और टॉरस माउंटेन्स के फुट हिल्स हैं यहाँ पे। तो इन्हीं फुट हिल्स की वजह से मेडिटेरियन सी से पर्शियन गल्फ तक क्या बनती थी? एक क्रिसेंट शेप बनती थी। ये बन रही है ना इस तरीके की, क्रिसेंट शेप बनती थी, इस रीजन में लाई करती थी। और इस क्रिसेंट शेप को फर्टाइल क्रिसेंट बोला जाता था, क्योंकि इस रीजन का हाई एग्रीकल्चर पोटेंशियल था। रिवर्स ड्रेन कर रही हैं भाई, कैसे एग्रीकल्चरल पोटेंशियल नहीं होगा? क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद मेसोपोटामियन रीजन्स में और कौन कौन से अर्ली डेवलपमेंट्स हुए? देखो, आज से लगभग 12,000 साल पहले वहाँ पे फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी मेसोपोटामियन रीजन में। अराउंड 4500 BC में कॉपर के टूल्स वहाँ पे आ गए थे, और जब कॉपर आया तो ऑब्वियस सी बात है, नई टेक्नोलॉजी आई तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। कॉपर आया तो एग्रीकल्चर इम्प्रूव हुआ, दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इम्प्रूव हुई, क्राफ्ट प्रोडक्शन हो गया, ट्रेड हो गया, और फिर यूफ्रेट्स और टाइग्रिस रिवर में जो फार्मिंग थी वो और ज़्यादा स्प्रेड हो गई, और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, नए रीजन्स में चली गई। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे कि इसी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर हमें सिटी स्टेट्स का राइज होना भी मिलता है। ठीक है, अगले 2000 साल में यहाँ पे जो पहली सिटीज़ थी, हमने देखा ना, पहली सिटीज़ डेवलप हुई थी, तो वो सिटीज़ सिटी स्टेट्स बन गए थे। क्लियर? क्या बन गए थे? जो सिटीज़ थी वो सिटी स्टेट्स में कन्वर्ट हो गए थे। अब सिटी और सिटी स्टेट्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? देखो, सिटी स्टेट होता है जो भी कोई इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट जो होती है, जिसका सिंगल अर्बन सेंटर होता है। ठीक है, तो एक ऐसी इंडिपेंडेंट सिटी जो सोवरेन होगी, इंडिपेंडेंट होगी, अपने डिसीजंस खुद ले सकती होगी, वो क्या होती है? सिटी स्टेट होती है। क्लियर? और एक सिटी क्या होती है? किसी भी लार्ज कंट्री के अंदर जो कोई भी लोकल अर्बन एरिया वगैरह जैसा टाइप होता है, वो एक सिटी होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ, सिटी और सिटी स्टेट। ये किसी लार्ज एरिया के अंदर एक सिटी होगी, बल्कि सिटी स्टेट क्या होगा? खुद ही एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री जैसी होती है। ठीक है, सॉवरेन एरिया होता है, इंडिपेंडेंट एरिया होता है, जो अपने डिसीजंस वगैरह खुद ले सकता है। अब 3500 BC के बाद ही यहाँ पे 4 मेजर सिविलाइजेशंस डेवलप हो गई थी। सिटी स्टेट्स अभी हमने पढ़ा ना, 4 मेजर इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशंस इसी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस के अंदर डेवलप हो गई थी। सुमेरियन, अकेडियन, असीरियन एंड बेबीलोनियन। बेबीलोनियन का नाम तो सुना ही होगा, है ना?
अभी इन चारों के बारे में हम इनके फीचर्स फटाफट पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है पहली सिविलाइजेशन, इसी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के अंदर है सुमेरियंस। तो सुमेरियन सिविलाइजेशन वो पहली थी जो हमने पढ़ा ना भी कि वहाँ पे सिटी बेस्ड सिविलाइजेशंस भी इवॉल्व हो रही थी। उस मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के अंदर सिटी बेस्ड सिविलाइजेशंस भी इवॉल्व होना स्टार्ट हो गई थी। तो जो सिटी बेस्ड सिविलाइजेशंस इवॉल्व हुई उनमें से जो पहली सिविलाइजेशन थी, अर्लीस्ट थी जो इवॉल्व हुई सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन में, वो सुमेरियन सिविलाइजेशन थी। और एक रीजन पड़ता है वहाँ पे डेवलप हुई, और दूसरी सिटीज़ में भी डेवलप हुई, सुमेर में ही, सदर्न इराक में ही। अगर हम मैप देखेंगे तो हमें ये मिल जाएंगी सारी, जैसे उरियरा, ठीक है। अभी हम अकेडियंस पढ़ेंगे, असीरियंस पढ़ेंगे, बेबीलोनियन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सुमेर रीजन है यहीं पे ये सिविलाइजेशंस जैसे मिली हमें, उर में डेवलप हुई और दूसरी सिटीज़ में डेवलप हुई। सुमेरियंस पहले लोग थे जिन्होंने डैम्स और कैनाल्स का सिस्टम बिल्ड किया था इरिगेशन के लिए, और ये पहले लोग थे जो मड ब्रिक्स का और बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ करते थे कंस्ट्रक्शन में। मिट्टी की ईंटें और उन ईंटों को तपा के आग में तपा के वो बर्न्ट जली हुई ईंटें जब वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, तो मड ब्रिक्स और बर्न्ट ब्रिक्स दोनों का यूज़ करते थे कंस्ट्रक्शन में। और कंस्ट्रक्शन किन किन चीज़ों का होता था जहाँ पे यूज़ किया जाता था? हाउसेस का होता था, डिफेंसिव वॉल्स का होता था, या और दूसरे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे। क्लियर हुआ? तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली हमें। डैम्स और कैनाल्स बनाने वाला पहला सिस्टम था ये इरिगेशन के लिए। मड ब्रिक्स और बर्न्ट ब्रिक्स बनाने वाले भी पहले लोग थे ये यूज़ करने वाले, सॉरी। अच्छा, सुमेरियंस के अगर हम रिलीजन की बात करें ना कि कौन सा रिलीजन ये लोग फॉलो करते थे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है। अगर उस बिल्डिंग का हम आर्किटेक्चर देखें, उसको बोला जाता है जिगुरैट। तो जिगुरैट क्या है? एक टावर लाइक पिरामिड था, स्टेप्ड पिरामिड था, और वो पिरामिड की शेप का एक्चुअली टेम्पल हुआ करता था, जिसपे कई सारे फ्लोर्स हुआ करते थे, और उसके टॉप पे मेन टेम्पल होता था। जैसे ये पिक्चर देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे कई सारे क्या क्या हैं, फ्लोर्स हैं, और उसके टॉप पे एक मेन टेम्पल प्लेस्ड है। और ये जो टॉप था ये होली प्लेस हुआ करता था। इसके अराउंड का जो एरिया है वहाँ पे पैलेसेस वगैरह हुआ करते थे, क्लियर, रॉयल स्टोर हाउसेस हुआ करते थे। देन जो इसकी सराउंडिंग वॉल है ये वाली, इस सराउंडिंग वॉल में एक ही एंट्रेंस हुआ करता था, बस सिंगल एंट्रेंस हुआ करता था। तो एक ही एंट्रेंस हुआ करता था, और ये पूरा जो प्लेस है जिगुरैट जो है, ये सिटी की ट्रेजरी की तरह काम किया करता था, सर्व किया करता था। ठीक है। अब अगर रिलीजन की बात करें, टेम्पल्स की बात करें हम सुमेरियंस के, तो ये अलग अलग गॉड्स की वर्शिपिंग करते थे, अलग अलग भगवान की पूजा करते थे, और ये ऐसा मानते थे कि भगवान क्या करते हैं, नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल करते हैं। जैसे फ्लड हो गया, विंड हो गया, ये सब भगवान कंट्रोल करते हैं। उन्हीं की वजह से ये सब आते हैं, उन्हीं की वजह से कंट्रोल्ड सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। हर एक, जैसे हमने पढ़ा कि मल्टीपल गॉड्स की वर्शिपिंग करते थे ये, और हर भगवान के लिए टेम्पल्स ये लोग बिल्ड करते थे। हमें टेम्पल्स भी मिले हैं, ठीक है। हर एक सिटी का अपना एक ग्रैंड टेम्पल हुआ करता था जिसको जिगुरैट बोला जाता था। अभी हमने पढ़ा ना जिगुरैट। और ये जिगुरैट वो लोग अपने चीफ गॉड के लिए, जो मेन डीटी हैं, उनके मेन गॉड हैं जो, उनके लिए बिल्ड करते थे। उसके अराउंड फिर सिटी डेवलप होती थी, सिटी ग्रो होती थी। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, ट्रेड हो, ट्रांसपोर्ट हो, वो सब टेम्पल अथॉरिटी से क्या थी, बंधी हुई थी। जैसे हम अगर एंशिएंट इंडिया में भी पढ़ते हैं ना, तो टेम्पल बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल किया करते थे, इकोनॉमी को, ट्रेड को, सोसाइटी को, सोशल स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था टेम्पल्स का। और देखो यहाँ पे
जो एंट्री है टेंपल के अंदर वो रिस्ट्रिक्टेड थी। सिर्फ जो हाई प्रीस्ट हैं, प्रीस्टिस हैं, वही लोग एंटर कर सकते थे टेंपल के अंदर। और जो प्रीस्ट हैं ये रूलिंग क्लास का पार्ट हुआ करते थे, जो रूल करती है क्लास वहाँ पे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ना भाई, सोशल हायरार्की भी थी, ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी थी, बल्कि हायरार्की बनी हुई थी। कौन लोग एंटर कर सकेंगे, कौन नहीं कर सकेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन हो रखा था सोसाइटी का। सोसाइटी स्ट्रेटाज में, लेयर्स में डिवाइडेड थी। सुमेरियंस की डेली लाइफ कैसी थी, सिटीज़ कैसी थी, बड़ी बड़ी सेटलमेंट सिटीज़ जो हैं वहाँ पे सेटलमेंट्स डेवलप हुई। किंग्स जो हैं वो पैलेसेस में, बहुत ग्रैंड पैलेसेस में रहते थे, और जो लोग हैं वो छोटे ब्रिक हाउसेस में रहते थे। लोगों की लाइफ जो है वो ज़्यादातर फार्मिंग के अराउंड ही रिवॉल्व करती थी। और क्राफ्ट वर्क भी होता था वहाँ पे, ऑब्वियसली मेटल वर्क, पॉटरी, टेक्सटाइल्स वगैरह का काम होता था। दूसरे प्रोफेशंस भी थे, जैसे मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, हमने पढ़ा कि हड़प्पन्स जिस टाइम पे कैनाल इरिगेशन डेवलप कर रहे थे ना, वहीं सुमेरियंस जिस टाइम पे कैनाल इरिगेशन डेवलप कर रहे थे, तब यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो अर्ली हड़प्पन्स हैं, बलूचिस्तान वाले रीजन में, फुट हिल्स में या आसपास के रीजन में, हम लोग चेक डैम्स बना रहे थे, जिनको गबरबंस बोला जाता है, इरिगेशन के लिए ही। ठीक है। और इन्हीं वाटर मैनेजमेंट स्किल्स का एक इवॉल्व फॉर्म हमें देखने को मिलता है, धोलावीरा। यहाँ पे हमें एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला है। दो आसपास की वाटर स्ट्रीम से पानी को डाइवर्ट करके डैम के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू गहरे टैंक्स में भरा जाता था और उस वाटर को कंजर्व किया जाता था। और ये जो टैंक्स थे ये स्टोन के, मड ब्रिक से बने हुए होते थे। हमें लोथल में तो डॉकयार्ड भी मिला है। शिप्स आती थी, गुड्स की लोडिंग अनलोडिंग करती थी यहाँ पे, और वो डॉकयार्ड एंटायरली बर्न्ट ब्रिक से, आग में जो तपा के बनाई हुई ईंटें होती हैं ना, मिट्टी की ईंटें, उनसे बना हुआ था। तो ये एक और मार्वल है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, आर्किटेक्चरल स्किल्स का। वाटर मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर स्किल्स कितनी ज़्यादा बढ़िया थी, देख रहे हो। और कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस हैं, और आज से 4,500-5,000 साल पुरानी है। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे हम लोगों ने पहली, उसके अंदर जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई, सिटी स्टेट डेवलप हुआ, सुमेरियन, वो कवर कर लिया है। इसके बाद जो दूसरी सिविलाइजेशन थी, अकेडियंस, ये भी मेसोपोटामिया के अंदर ही थी। ठीक है। 2300 BCE के अराउंड जो सुमेरियन पावर थी, उसको एक नए सिटी स्टेट अकाद्स, इन्होंने ओवरशैडो कर लिया था। अकाद जो थे वो सुमेर के नदर्न साइड में लोकेटेड थे, सेंट्रल मेसोपोटामिया में। हमने अभी पढ़ा था ना, सुमेर कहाँ थे, लोअर मेसोपोटामिया में लोकेटेड थे, और अकाद सुमेर के नदर्न साइड में लोकेटेड थे। ठीक है। अकादियन लोग जो थे वो अकादियन लैंग्वेज बोलते थे, सुमेरियन से बिल्कुल अलग। हालांकि दोनों सेम तरीके की स्क्रिप्ट यूज़ करते थे। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट यूज़ होती थी, तो दोनों अकादियंस और सुमेरियंस दोनों ही क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को यूज़ करते थे। अकादियंस रिकॉर्ड्स हमें ये शो करते हैं कि उन्होंने अच्छा खासा पावर को कंसोलिडेट कर लिया था मेसोपोटामियन रीजन के ऊपर। ठीक है। वर्ल्ड का पहला डायनेस्टिक एम्पायर अकादियंस ने ही इस्टेब्लिश किया था। और यहाँ पे हमें क्रिएटिव लिटरेचर का जो इवोल्यूशन है वो भी देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, क्यूनिफॉर्म के जो टैबलेट हैं, ऐसे टैबलेट्स जो जिन पे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट से लिखा हुआ है, वहाँ पे किंग सारगोन एक किंग थे, तो उन टैबलेट्स पे हमें ट्रेड के बारे में भी लिखा हुआ मिला है, और लिखा हुआ है कि ईस्टर्न रीजन के साथ ट्रेड हुआ करता था।
अब देखो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यहाँ पे ईस्टर्न रीजन में कौन सी सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो उसमें दिलमुन, मगान और मेलुहा, इन ईस्टर्न रीजन्स के साथ ट्रेड के कॉन्टैक्ट मिले हैं हमें। और मेलुहा बोला जाता था सिंधु सरस्वती यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को। दिलमुन जो है वो आज का बहरेन वाला रीजन है। और मगान ओमान वाला जो रीजन है। तो इनके यहाँ ट्रेड के कॉन्ट्रैक्ट्स हमें मिले हैं। और ट्रेड किन किन चीज़ों की होती थी? सेमी प्रीशियस स्टोन के बीड्स हो, आइवरी हो, टिम्बर हो, गोल्ड डस्ट हो और कॉपर हो। ठीक है। इसके बाद एक और सिविलाइजेशन, नेक्स्ट सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन असीरियंस जो डेवलप हुई। अकेडियन एम्पायर अपनी सुप्रीमेसी खो चुका था 2100 BC के अराउंड तक। फिर एक नया सिटी स्टेट असूर इमर्ज होता है नदर्न मेसोपोटामिया में। इन्होंने अकेडियंस को रिप्लेस किया, या हिंदी में अकादियन जिनको बोलते हैं हम। 1700 BC तक अच्छा खासा फ्लरिश किया इन लोगों ने। ठीक है। इनका डोमिनेंस बहुत रैपिडली स्प्रेड हुआ मेसोपोटामियन रीजन कह रहा हूँ। वेस्ट साउथ हर जगह इन्होंने एक्सपेंशन किया। क्लियर। देन आती है लास्ट सिटी स्टेट इसमें, बेबीलोनियन। अब देखो नदर्न रीजन में असीरियंस डोमिनेट कर रहे थे, तभी एक उसी टाइम पीरियड में 1700 तक आते आते वो डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक और नया सिटी स्टेट एमर्ज होता है बेबीलोनिया, जो सेंट्रल मेसोपोटामिया में डेवलप होने लगता है 1900 BC के बाद। बेबीलोनिया की जो ग्लोरी है वो स्टार्ट होती है एक बहुत फेमस किंग हम्मुराबी 1792 में। इन्होंने आसपास के रीजन्स को कॉन्कर करना स्टार्ट किया, उन पर कब्जा करना स्टार्ट किया। ठीक है। वहाँ के रूलर्स को हरा के कॉन्कर किया उन्हें, और अपने छोटे से स्मॉल सिटी स्टेट को एक्सपेंड करके लार्ज एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया। हम्मुराबी का जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा वो क्या था? इन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस को कंपाइल किया था कि सिविल कंडक्ट कैसा होना चाहिए, सोशल कंडक्ट कैसा होना चाहिए एक सिविलाइजेशन के अंदर लोगों का। और इसी को कोड ऑफ हम्मुराबी बोला जाता है। फिर बाद के लीगल सिस्टम्स भी इसी फाउंडेशनल मॉडल पे डेवलप हुए। कोड ऑफ हम्मुराबी के को एज अ फाउंडेशन यूज़ किया गया बाद के लीगल सिस्टम्स में वहाँ पे। अच्छा 1900 के अराउंड ये डेवलप हुई थी, डोमिनेंस गेन करना स्टार्ट किया था। लेकिन 1400 तक आते आते ये भी अपनी प्रोमिनेंस खो चुके थे, क्योंकि बाहर से हिताइट्स जो थे या दूसरी राइजिंग पावर्स थी वो रिपीटेड अटैक कर रही थी इनके ऊपर से। इन जो लोग रिपीटेड अटैक कर रहे थे उनके पास नई टेक्नोलॉजी थी, वो नेचुरल रिसोर्सेज का और अच्छा यूज़ करना जानते थे। सुपीरियर टेक्नोलॉजी हो गई, रिसोर्सेज आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है वो आउटलास्ट कर देंगे दूसरे लोगों को। देन इनकी अपनी भी कुछ कमज़ोरियाँ रही, जैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ इस सिविलाइजेशन में, एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ, और उनकी अपनी खुद पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से उनका कंट्रोल ख़राब होता चला गया। तो वो अपना डोमिनेंस मेंटेन नहीं कर पाए, और बाद में नई पावर्स वहाँ पे एमर्ज हो गई वेस्ट एशिया में। तो ये 4 सिविलाइजेशंस थी जो कहाँ पे डेवलप हुई? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर डेवलप हुई। क्लियर। अब इसके बाद एक और सिविलाइजेशन आती है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तीसरी सिविलाइजेशन, हमने इंडस वैली पढ़ी, हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ी, देन द थर्ड वन इज इजिप्शियन सिविलाइजेशन। क्लियर। तो इजिप्शियन भी वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस रही है पूरे वर्ल्ड में से। इसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के लिए और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लास्टिंग इन्फ्लुएंस के लिए इस सिविलाइजेशन को जाना जाता है। ग्रीक्स और रोमन्स तो पहले से ही इजिप्ट को जानते थे। एक ग्रीक राइटर रहे हैं बहुत फेमस, हेरोडोटस, उन्होंने 5th सेंचुरी BC में वो इजिप्ट गए थे, विज़िट किया था। 19th सेंचुरी का एक वर्क है डील इजिप्ट, यहाँ पे इजिप्ट की हिस्ट्री के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। और पैपायरस
जो पुराने ओल्ड पेपर रिकॉर्ड्स हैं उसकी हेल्प से भी हमने हिस्ट्री, इजिप्ट की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया है, क्योंकि पेपरस रिकॉर्ड्स में वहाँ की स्टोरीज़, इजिप्ट की इजिप्शियन लाइफ की डिटेल्स वगैरह, प्रैक्टिकल डिटेल्स वगैरह बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। ये पेपरस होता क्या है? ये पेपरस प्लांट होता है एक्चुअली ना, और उसके इनर ट्रंक से पेपर जैसा एक बनाया जाता है, स्ट्रिप्स में काटा जाता है इसको, फिर शीट्स में पॉलिश किया जाता है, तब जाके इन पे लिखा जाता है। ठीक है। लाइब्रेरीज़ हमें वहाँ पे मिली हैं 2000 BC के अराउंड की, जहाँ पे पेपरस स्क्रोल्स बहुत सारे हमें मिले हैं, जार्स के अंदर रखे हुए थे, शेल्फ्स के अंदर रखे हुए थे, और उनके ऊपर लेबलिंग हो रखी थी। एक जार में तो हमें सिंदबाद द सेलर, एक फेमस स्टोरी है, उसका ओल्डेस्ट वर्जन भी मिला है। शॉर्ट स्टोरीज़ हमें मिली हैं वहाँ पे लाइब्रेरीज़ में, एनिमल फेबल्स के ऊपर, गोस्ट टेल्स की शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, मिरेकल्स की, रोमांस की, या सिंड्रेला, अर्ली सिंड्रेला की स्टोरीज़ हैं। अच्छा, ये जो हमने स्क्रिप्ट पढ़ी, इजिप्शियन स्क्रिप्ट थी, इसको डेसिफर कैसे किया गया, डिकोड कैसे किया गया? तो 1799 में क्या हुआ, पियरे बॉर्चार्ड एक फ्रेंच इंजीनियर थे, इन्हें रोजेटा स्टोन मिला। एक ये इजिप्ट में एक फोर्ट की रिपेयरिंग कर रहे थे, तो रोजेटा का एक स्टोन मिला इन्हें, और उस स्टोन के ऊपर 3 स्क्रिप्ट थी, जिसमें ग्रीक स्क्रिप्ट भी थी जिसको पढ़ा जा सकता था। 1822 में देन जीन फ्रेंकोइस थे, इन्होंने इजिप्शियन स्क्रिप्ट को डेसिफर किया, और ये एक बाइलिंगुअल डिक्शनरी की तरह था लॉस्ट लैंग्वेज के लिए, जो लैंग्वेज एक ख़त्म होने की कगार पे थी। क्लियर? हमें पता चला है कि इजिप्शियन कैलेंडर में 3 सीजन्स हुआ करते थे, और हर एक सीज़न 4 महीने का हुआ करता था। इनंडेशन जो ऑटोमन सीज़न है, पेरिड ग्रोइंग विंटर सीज़न, शेमो हार्वेस्ट जो समर सीज़न। और ये किसके बेसिस पे था? जो डॉग स्टार सीरियस है उसकी राइजिंग के बेसिस पे, उसके राइज होने के बेसिस पे ये थे। जो पूरा साल था वो 365 दिन का हुआ करता था, बहुत एक्यूरेट। क्लियर? अब इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो नाइल रिवर के अराउंड ये डेवलप हुई थी, ये नाइल रिवर है, और यहाँ पे भी सिटी स्टेट्स एमर्ज हुई इस सिविलाइजेशन के अंदर भी। 3000 BC के अराउंड पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, रिसोर्सेज जैसे जैसे अवेलेबल हुए लोगों के पास। जो नाइल रिवर है उसने आसपास की लैंड को क्या किया, फ्लरिश करना स्टार्ट किया। हर समर में वहाँ पे जो रिवर थी उसमें फ्लड आती थी, एनुअल इनंडेशन होता था, और जो रिच मड है, रिच न्यूट्रिएंट रिच मड है, जिसको केमेत बोला जाता था, वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती थी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। ऐसा ही हम यहाँ पे एलुवियल प्लेन्स में भी देखते हैं ना, अपने नदर्न प्लेन्स में जो एलुवियल सॉइल है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है, फेवरेबल होती है। क्लियर? अच्छा, लगभग 5000 साल पहले आज से ही फार्मर्स जो थे वो डिचेस को डग करना सीख गए थे। डिचेस डग करके और नाइल के पानी को, कैनाल्स टाइप डग करके नाइल के पानी को डाइवर्ट करते थे फील्ड्स तक, रिजर्वोयर्स में उन्हें स्टोर करते थे, टैंक्स में। और देखो नाइल में कितने दिन बाद फ्लड आती है, कितने महीने बाद फ्लड आती है, तो उन्होंने हर उस टाइम पीरियड को काउंट कर करके, उस सपोज 2 टाइम पीरियड में 2 बार ऐसा हुआ फ्लड आई, तो उनके बीच में कितने दिनों का गैप था, वो उन डेज को काउंट करके उन्होंने कैलेंडर डेवलप कर लिया था कि इतने इतने दिनों बाद ये इवेंट होते हैं। और डिगिंग को डिच करना हो, डैम्स को बिल्ड करना हो, इन सब में तो कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत होती है ना, कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो जब अर्ली कोऑपरेशन मिल तो वहाँ से लोकल गवर्नमेंट भी ग्रो होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अर्ली लोगों को क्या हुआ, कोऑपरेशन मिला, कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत थी। अब रिसोर्सेज को मैनेज करने वाला भी तो कोई चाहिए, पॉपुलेशन को मैनेज करने वाला कोई चाहिए, तो लोकल गवर्नमेंट डेवलप हो गई, ग्रो करने लगी। गवर्नमेंट ग्रो करने लगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ग्रो करने लगी, और अर्लीस्ट फॉर्म डेवलप हुई वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की। क्लियर? देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
जब एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास वगैरह डेवलप हुई तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पावरफुल इंडिविजुअल्स एमर्ज हो गए वहाँ पे, फ़रोज़ जिनको बोला जाता था, और यही लोग वहाँ के रूलर्स की तरह एमर्ज हुए। वहाँ पे जो रूल करते थे फ़रोज़, लोगों की डेथ के बाद जो फ़रोज़ थे उनको ज़मीन में दफना दिया जाता था, बरी कर दिया जाता था। देन उसके ऊपर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बना दिया जाता था जिसको मस्तबा बोलते थे, उस ब्यूरियल चैम्बर के ऊपर। और ये जो मस्तबाज थे एक के ऊपर एक बना दिए जाते थे, ऑन द टॉप ऑफ अनदर, इस तरीके से, जो एक पिरामिड की फॉर्म ले लेते थे। एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है स्टेप पिरामिड सक्कारा में, ये पिक्चर भी दी हुई है। अच्छा, पिरामिड्स बनाए क्यों जाते थे? क्योंकि इजिप्शियन एक आइडिया में बिलीव करते थे, किस चीज़ में? स्पिरिचुअल डबल का आइडिया। का, ये का होता क्या है? का मतलब है कि एक पर्सन के सोल की तरह होता है, ये एक इम्पोर्टेंट लाइफ फोर्स होता है, स्पिरिचुअल डबल होता है। और ये क्या करता है? बर्थ के टाइम पे ये क्रिएट होता है, जब भी किसी इंडिविजुअल की बर्थ होती है, और उस इंडिविजुअल के साथ ही रहता है। इवन उसकी फ़िज़िकल डेथ, जब उसकी बॉडी क्या हो जाती है, डेड हो जाता है वो, उसके बाद भी वो सर्वाइव करता है का, या वो स्पिरिट सर्वाइव करती है। ठीक है। और डेथ के बाद वो तभी सर्वाइव करता है जो का है, जब उस बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता है, जब उसको प्रिजर्व करके रखा जाए ममीफिकेशन के थ्रू। ममीज़ हमें मिलती हैं ना इजिप्ट में, तो का के कॉन्सेप्ट में वो लोग बिलीव करते हैं। बिलीव क्या करते थे? जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लोग थे, इसलिए वो बॉडीज़ को प्रिजर्व करके रखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था, वो मानते थे कि जो स्पिरिचुअल डबल है, ये जो एक तरीके की स्पिरिट है, ये फिज़िकल डेथ के बाद भी अलाइव रहती है। और ये अलाइव कब रहेगी? जब बॉडीज़ को प्रिजर्व करके रखा जाएगा। अब ममीफिकेशन का भी एक प्रोसेस होता था, जैसे ममीफिकेशन करने से पहले जो भी डेड ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके इंटरनल ऑर्गन्स को रिमूव कर दिया जाता था, एक्सेप्ट हार्ट। फिर इसको नेट्रॉन की हेल्प से उस बॉडी को ड्राई किया जाता था। नेट्रॉन क्या था? नेट्रॉन एक तरीके का केमिकल होता था, ठीक है, जिसको बॉडी के ऊपर लगाया जाता था। ये नेचुरल सॉल्ट और कार्बोनेट वगैरह का मिक्सचर होता था, स्मॉल अमाउंट में इसमें सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते थे। देन इसको बॉडी पे अप्लाई करके बॉडी को ड्राई किया जाता था। देन ऑयलिंग की जाती थी बॉडी की, इसे स्ट्रिप्स में लपेट दिया जाता था और कॉफिन में रख के पूरे रिचुअल्स के साथ बरी कर दिया जाता था। अच्छा, एक चीज़ और है, जब भी ममीफिकेशन किया जाता था ना, दफनाया जाता था, तो उसके आसपास डेली यूज़ की बहुत सारी चीज़ें भी रखी जाती थी। वो ही इसी का की स्पिरिट कॉन्सेप्ट की वजह से ही, कि जो वो स्पिरिट है वो क्या, उन डेली लाइफ की चीज़ें उसके काम आ सकें। ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चल गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास एमर्ज हुई थी, रूलर्स एमर्ज हो गए थे, तो मतलब सोसाइटी में क्या डेवलप हो गई थी? हायरार्की डेवलप हो गई थी। ठीक है, सोशल हायरार्की डेवलप हो गई थी। जैसे उस हायरार्की में सबसे बॉटम में आते थे सर्व्स और स्लेव्स, देन उससे ऊपर वाली लेयर में आते थे लैंड होल्डर्स, आर्टिसंस, मर्चेंट्स। क्लियर? देन उससे ऊपर गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, नोबल्स थे, प्रीस्ट थे। देन सबसे टॉप पे फ़रोज़ थे। क्लियर? और डेली आइटम्स कौन कौन से यूज़ होते थे? पॉटरी, ज्वेलरी, मिरर, कॉम, बास्केट, ग्राइंडिंग स्टोन, ये सब यूज़ किए जाते थे। अच्छा, अर्ली इजिप्शियंस जो थे वो लीजर एक्टिविटीज़ भी इंजॉय करते थे, स्विमिंग करते थे, कैनोइंग करते थे, वो बोर्ड गेम्स खेलते थे। कैनोइंग लकड़ी की जो बोट होती है ना, एक नेचुरल, जैसे हम लकड़ी की रीशेप वगैरह ना करें, एक नॉर्मल सी बोट हो जो लकड़ी की, उसको कैनोइंग बोलते हैं। म्यूज़िक, डांसिंग भी क्या करते थे वो लोग? फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते थे। इजिप्शियन कल्चर के अराउंड जो फेस्टिवल्स रिवॉल्व करते थे, गॉड्स को डेडिकेटेड फेस्टिवल थे, फ़रोज़ के रूल्स को लेके डेडिकेटेड फेस्टिवल्स थे, उनको सेलिब्रेट किया जाता था। हर एक गॉड का फेस्टिवल था, जिसमें लोग उन जो भी गॉड थे उनके स्टैचू के साथ परेड किया करते थे,
साथ साथ में म्यूज़िक प्ले किया जाता था, इंस्ट्रूमेंट प्ले किए जाते थे, जैसे सिस्टम एक इंस्ट्रूमेंट है। फेस्टिवल्स फ़ेरोज़ के रेन के टाइम पे भी, इनके रूल के टाइम पे भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे। जैसे सेड फेस्टिवल है, एक किंग है, उनके 30 साल हो गए, उन्हें किंग बने हुए, तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। तो ये जो ग्रैंड इवेंट्स हैं, इनसे हमें पता चला कि लोग कितना क्या थे, भगवान को, रूलर को कितना ज़्यादा मानते थे, कितना ज़्यादा अटैच्ड फील करते थे, कितना ज़्यादा रिलेट फील करते थे। क्लियर। अच्छा, अगर हम ग्रीक और रोमन वुमेन है और इजिप्शियन वुमेन है, दोनों में कंपेयर करें ना, तो हमें रिकॉर्ड से ऐसा पता चला है कि इजिप्शियन वुमेन जो थी, उन्हें ज़्यादा राइट्स थे, वो ज़्यादा राइट्स इंजॉय करती थी एज़ कम्पेयर टू ग्रीक्स एंड रोमन काउंटर पार्ट्स। चाहे वो प्रॉपर्टी को ओन करने को लेके हों, बिजनेसेस रन करने को लेके हों। फॉर एग्जांपल क्लियोपाट्रा है, इनको चाइल्डहुड से ही रूल करने की ट्रेनिंग दी गई थी, 18 साल की उम्र में ही क्वीन बन गई थी। क्लियर। देन हमारी लास्ट सिविलाइजेशन आती है चाइनीज़ सिविलाइजेशन। तो चाइनीज़ जैसे सारी सिविलाइजेशन में रिवर्स ने हेल्प करी ग्रो करने के लिए, चाइनीज़ सिविलाइजेशन में भी रिवर्स ने हेल्प करी। और रिवर्स ने लोगों को वाटर प्रोवाइड किया, फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड किया, एग्रीकल्चर के लिए फूड प्रोवाइड किया, ट्रांसपोर्ट और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए। और कौन कौन सी रिवर्स के अराउंड फ्लरिश किया इस सिविलाइजेशन ने? वांगहे रिवर, जिसको येलो रिवर बोला जाता है, और यांगजे रिवर। क्लियर। वांगे रिवर और यांगजे रिवर, इसी रीजन में ये दो रिवर्स ही सेंटर्स थी जहाँ पे अर्ली चाइनीज़ नियोलिथिक कल्चर भी डेवलप हुआ था 7000 BC में। फिर 2000 BC के अराउंड यहाँ पे कॉपर ब्रॉन्ज मेटलर्जी इंट्रोड्यूस हो गई, तो ब्रॉन्ज एज की शुरुआत हो गई। यही तो पढ़ा है हमने, जब ब्रॉन्ज का यूज़ होना शुरू हुआ तो ब्रॉन्ज एज की स्टार्टिंग हो गई, कॉपर का यूज़ होना शुरू हुआ तो स्पेशली येलो रिवर का जो बेसिन है, वहाँ पे ब्रॉन्ज एज की शुरुआत हो गई। ठीक है, लेकिन 1600 BC में ऐसा हुआ कि अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए थे, अर्बनाइजेशन वहाँ पे होना स्टार्ट हुआ था। भले ही ब्रॉन्ज एज वहाँ पे 2000 BC के अराउंड डेवलप हो गई थी। और जब ऐसा हुआ, यहाँ से राइज हुआ पहली चाइनीज़ ब्रॉन्ज एज टेरिटोरियल एम्पायर का, पहला ऐसा चाइनीज़ एम्पायर जो ब्रॉन्ज एज में लाई करता था। अच्छा, चाइना की हिस्ट्री भी ना अलग अलग डायनेस्टीज़ ने रूल किया है वहाँ पे। शांग डायनेस्टी सबसे पहले थी, देन जोउ डायनेस्टी आई। ठीक है, ये दो वेल नोन डायनेस्टी थी ब्रॉन्ज एज में। देन उसके बाद 600 BC जहाँ पे आयरन का यूज़ होना स्टार्ट हुआ, मतलब आयरन एज में दो और डायनेस्टीज़ आई। और ये जो चाइना नेम है ना, ये आयरन एज की ही डायनेस्टी से पड़ा है, किन डायनेस्टी या चिन डायनेस्टी जो बोला जाता है। इसको हम चाइना की पहली इंपीरियल डायनेस्टी भी बोलते हैं, और इसी को क्रेडिट दिया जाता है कि इसने उस कंट्री को यूनिफाई किया। कौन सी डायनेस्टी? चिन डायनेस्टी। आयरन एज की एक और डायनेस्टी थी, इंपॉर्टेंट चाइनीज डायनेस्टी थी, हान डायनेस्टी। क्लियर हुआ ये? देखो टाइमलाइन से बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। शांग डायनेस्टी, जोउ डायनेस्टी, ये ब्रॉन्ज एज में थी। शांग डायनेस्टी नियोलिथिक पीरियड में थी। क्लियर। देन आयरन एज की शुरुआत हुई, वहाँ पे दो डायनेस्टीज थी, क्विन या चिन डायनेस्टी और हान डायनेस्टीज। चिन डायनेस्टी को हम मानते हैं कि इसने चाइना को यूनिफाई किया था, और चाइना का नाम भी इसी डायनेस्टी के ऊपर पड़ा है। क्लियर। जो जोउ रूलर्स थे ना, हमने पढ़ा जोउ डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो किंग भी थे, प्रीस्ट भी थे, और ऐसा माना जाता था कि उनको हेवन से अपॉइंटमेंट मिली है। लेकिन उनको डिसमिस भी किया जा सकता है इस अपॉइंटमेंट से, अगर उनके रीजन के लोग प्रॉस्पर नहीं हुए तो।
जो पब्लिक ऑफिशियल्स थे उस टाइम पीरियड में, उनको बहुत ध्यान से चूज़ किया जाता था एग्ज़ामिनेशन के बाद। और एग्ज़ामिनेशन कैसे होता था? आर्चरी में, हॉर्समैनशिप में, कैलकुलेशन में, राइटिंग में, म्यूज़िक में एग्ज़ामिनेशन होता था उनका। अच्छा, हमें ये इतना चाइना के बारे में पता कैसे लग गया? चाइना में भी बहुत अच्छे खासे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रहे हैं जिनको हिस्टोरियोग्राफर्स ने स्टडी किया है या हिस्टोरियोग्राफर्स ने रिकॉर्ड किया है। लेकिन अर्लीस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो रहे हैं वो ओरेकल्स रहे हैं चाइना में। ओरेकल्स क्या थे? इंसान एनिमल्स की बोन्स पे, जानवरों की हड्डियों पे या टोर्टोइज के शेल्स पे सिंबल्स बनाए जाते थे जिनको ओरेकल्स बोलते थे। कार्विंग करी जाती थी, फिर उन बोन्स को हीट किया जाता था जब तक उसमें क्रैक्स डेवलप नहीं हो जाते। फिर इंटरप्रिटेशंस बनाई जाती थी, एक्सप्लेनेशन बनाई जाती थी उन पर। फ्यूचर को फोरटेल करने के लिए यूज़ किया जाता था। और आज के टाइम में जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो हमें पता चला है कि उस टाइम के जो अर्ली चाइनीज़ थे उनकी होप्स के बारे में, डिज़ायर्स के बारे में, उनके फियर्स के बारे में हमें पता चलता है उन ओरेकल्स से। चाइना में जो क्राफ्ट आइटम्स थे, यूनिक क्राफ्ट आइटम्स थे, जेड ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते थे, फिगरिंग्स यूज़ होती थी। जेड क्या था? एक स्टोन होता है, उससे बने हुए ऑब्जेक्ट्स, उससे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, फिगरिंग्स बनाई जाती थी। उनको रिचुअल्स में प्रेस्टीज ऑब्जेक्ट्स की तरह देखा जाता था, सेक्रेट ऑब्जेक्ट्स की तरह देखा जाता था, रिचुअल्स में यूज़ किया जाता था, सोशल ट्रांजैक्शंस में यूज़ किया जाता था उनको, क्योंकि वो लोकली अवेलेबल नहीं होते थे, चाइना के बाहर से इंपोर्ट किया जाता था उनको। मार्बल्स के ऑर्नामेंट्स बनते थे बर्ड्स और एनिमल्स के लिए, और वुडन पिलर्स में मार्बल्स को फाउंडेशन की तरह भी यूज़ किया जाता था। ब्रॉन्ज मेटलर्जी में तो मास्टर थे वो। वेपन्स बनाए उन्होंने, टूल्स बनाए, रिचुअल्स के लिए यूज़ होने वाले वेसल्स बनाए, बर्तन वगैरह बनाए। जो जेड है ना, जेड हमने पढ़ा, स्टोन फिश जैसी स्ट्रक्चर्स बनाते थे वो। और जब उन ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रक किया जाता था, मारा जाता था ना, तो क्लियर साउंड आती थी, उनमें से म्यूजिकल साउंड आती थी। तो हमें पता चलता है कि म्यूज़िक और क्राफ्टमैनशिप की कितनी इंपॉर्टेंस थी। इवन जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी है, उसकी बनाने की स्टार्टिंग से लेके जब तक वो कंप्लीट हुई तो 2000 साल का टाइम पीरियड था वो पूरा, जिसमें ये बनी है पूरी। पहले 680 BC से बननी स्टार्ट हुई थी, ये जो रूलर्स ने बनानी करी थी। कई सारी जो वॉल्स हैं चाइना में, और वो बनाई क्यों थी? ताकि रेड से, नोमैडिक ट्राइब्स की रेड से प्रोटेक्शन मिल सके। दीवारें बना देती हैं ना ऊंची ऊंची हम, बाद में इन सारी अलग अलग वॉल्स को ज्वाइन कर दिया गया एक इफेक्टिव डिफेंस के लिए। देन इनका एक्सपेंशन, इनका रिपेयरिंग चलती रही वो 17वीं सेंचुरी तक। क्लियर? अच्छा, सिल्क वो बहुत पहले से जानते थे। जैसे इंडिया को माना जाता है ना, कॉटन हम लोग इंडिजीनियसली प्रोड्यूस करते थे, हमने बताया है कि कॉटन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है बाहर सबको, ऐसे ही सिल्क उन्होंने बताया है, सिल्क वहाँ प्रोड्यूस किया जाता था। तो न्यूलिथिक पीरियड से ही सिल्क प्रोडक्शन वहाँ पे नोन था। ब्रॉन्ज एज एक इम्पोर्टेंट क्राफ्ट बन गया था, ब्रॉन्ज एज में ही वो एक इम्पोर्टेंट क्राफ्ट बन गया था। लगभग 2nd सेंचुरी BC में जो हान डायनेस्टी है, वहाँ पे सिल्क एक मेजर ट्रेड आइटम था, एक्सटर्नल ट्रेड आइटम, जिसको एक्सपोर्ट किया जाता था। और जहाँ से ये ट्रेड होता था उस एंटायर ट्रेड रूट को सिल्क रूट बोला जाता था। देन 1500 BC तक जो चाइनीज़ ब्रॉन्ज एज है वो हाईली स्ट्रेटिफाइड हो गई थी। उसमें उस एज में सोसाइटी जो है उसका स्ट्रेटिफिकेशन हो गया था, अलग अलग लेयर्स में वो डिवाइड हो गई थी, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड हो गई थी। जैसे सबसे टॉप पे कौन आते थे? जो रूलिंग क्लास है, नोबल्स हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं। देन उसके बाद फार्मर्स एंड लेबरर्स आते थे। क्लियर? उसके बाद इसी सोशल हायरार्की की फाउंडेशन थी। फिर उसके बाद में चाइनीज़ सिविलाइजेशन के अंदर ही कई ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस भी इंडिपेंडेंटली डेवलप हुई। रिवर्स प्लेन्स में ही उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को यूज़ किया, हार्नेस किया, नए रिसोर्सेज को यूज़ किया, इकोनॉमिक ग्रोथ आई वहाँ पे। अब ये सब आया तो अर्बन सिटीज़ डेवलप होना स्टार्ट हुई, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स डेवलप हुए इंडिपेंडेंटली, वहाँ पे ग्रोथ होना स्टार्ट हुई। राइटिंग सिस्टम्स
क्योंकि नोन थे तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाने लगा, सोशल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाने लगा, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लिटरेरी और क्रिएटिव टेक्स्ट का कंपाइलेशन कंपोजिशन होने लगा। क्लियर। इनफैक्ट चाइना में तो जोउ डायनेस्टी के टाइम पे ही एक मेटल बेस्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज डेवलप हो गया था। मेटल्स का यूज़ करके वो उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते थे। मनी इकोनॉमी डेवलप हो गई थी वहाँ पे 5th सेंचुरी BC में ही। और चाइना पहली कंट्री था जिसने पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी। इनफैक्ट पेपर भी पहले वहीं पे प्रोड्यूस हुआ था, सबसे पहले चाइना में ही। चाइना ही पहली कंट्री थी जो सिविल सर्विसेज जिसने डेवलप किया था पब्लिक एग्जामिनेशन के थ्रू, कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हुआ करेगा एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन के थ्रू, उसमें लोग सेलेक्ट हुआ करेंगे। तो चाइना पहला देश था। तो ये सारी सिविलाइजेशंस हमने पढ़ी, और हमारी बहुत सारे जो कल्चरल इथोस हैं ह्यूमन बींग्स के, हम देखते हैं कि हमारी रूट्स हमें ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस में मिलती हैं, और उसके बाद की भी कई सिविलाइजेशन में ये रूट्स लगातार कंटिन्यू करती हैं। क्लियर। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बाकी अगर आप लोगों को 2 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, और अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया, चीज़ें क्लियर हुई, थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है, कितनी क्यूरियसिटी डेवलप कर सकती है हमारे अंदर, तो आप कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तब भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, सेम इसी चैनल पे, इसी बैच में। थैंक यू।